कितना गैप देंगे ना? तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पुरावानस्पतिक अध्ययन के उद्देश्य, अर्थात जो पैलियो बोटनी है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म अध्ययन का उद्देश्य क्या रहता है? तो जीवाश्म अध्ययन के उद्देश्य दो होते हैं, वानस्पतिक उद्देश्य और भूवैज्ञानिक उद्देश्य। तो वानस्पतिक उद्देश्यों में हम पहला देखते हैं कि जो जीवाश्म है उनकी बाहरी व आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। हम बाहरी व आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और नंबर 2 में देखेंगे इसी में कि वहां का वातावरण कैसा है। तो वानस्पतिक अध्ययन से हम यह आइडिया लगा लेंगे कि वहां का वातावरण कैसा रहा होगा, अर्थात वहां शुष्कता रही या हिमयुग रहा या बहुत ज्यादा जलीय वातावरण रहा। तो वातावरण के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो वातावरण का अध्ययन भी करेंगे हम वानस्पतिक उद्देश्य में, वातावरण कैसा है। और एक हम देखेंगे कि जो पौधे हैं, जो जीवाश्म हैं, उनकी जाति वृत्तीयता और विकास, जाति वृत्तीयता और विकास का भी अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप समझ नहीं रहे होंगे कि जाति वृत्तीयता क्या होती है। जाति वृत्तीयता कहते हैं, इसे फाइलोजेनी कहते हैं। तो जाति वृत्तीयता में ये देखते हैं कि जो जीवाश्म है इनके पूर्वज कौन थे और इनके वंशज कौन है, इनकी लिंक किससे है, इनका संबंध किससे है, इनकी उत्पत्ति किससे है और ये किस प्रकार से विकसित हुए, उनका चरण क्या है, उनका क्रम क्या है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जाति वृत्तीयता कहते हैं। और विकास से मतलब है वो किस तरीके से विकसित होते हैं, वो पादपों में पुष्प कैसे बनते हैं, फल कैसे बनते हैं, कायक भाग कैसे बनते हैं, बीज कैसे बनते हैं, पत्तियां कैसे बनती हैं, उनका क्या समय रहता है। तो वो हम विकास में पढ़ते हैं। जबकि जाति वृत्तीयता में क्या देखते हैं हम, जाति वृत्तीयता में एक देखते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका पूर्वज कौन था और उस पूर्वज से कैसे अंतर आकर, कैसे परिवर्तन आकर उसकी उत्पत्ति हुई है, उसे क्या कहते हैं, फाइलोजेनी या जाति वृत्तीयता कहते हैं। तो विद्यार्थियों, वानस्पतिक उद्देश्य में हम पादप जो जीवाश्म है उनकी बाहरी व आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, वहाँ के वातावरण का भी अनुमान लगा लेते हैं पादपों के जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर। क्योंकि मान लो कोई जीवाश्म ज़्यादा सुरक्षित है, उस पर कड़ा आवरण पाया जा रहा है और वो सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से वहाँ पानी की अनुपस्थिति पाई गई होगी, जिससे उसका कड़ा आवरण क्या है, वो गलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब है वो वातावरण कैसा रहा होगा, शुष्क रहा होगा, वहाँ पानी की कमी देखी गई होगी। तो इस आधार पर हम आइडिया लगा लेते हैं कि वातावरण कैसा रहा होगा जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर। तो विद्यार्थियों, ये 3 उद्देश्य हो गए वानस्पतिक उद्देश्यों में। अब हम देखते हैं भूवैज्ञानिक उद्देश्य। तो विद्यार्थियों, जो भूवैज्ञानिक उद्देश्य हैं पुरावानस्पतिक अध्ययन के, उनमें हम देखेंगे कि वास्तव में नंबर 1, चट्टानों की आयु, चट्टानों की आयु, चट्टानों की आयु का निर्धारण हम करते हैं चट्टानों की आयु का निर्धारण। नंबर 2, कोयले और जल का वितरण देखते हैं। और नंबर 3, जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन है उनकी खोज, जैसे कोयला पेट्रोल, कोयला पेट्रोल। तो विद्यार्थियों, भूवैज्ञानिक उद्देश्यों में हम देखते हैं कि चट्टानों की आयु क्या रही होगी, क्या होगी,
तो चट्टानों की आयु का भी निर्धारण हम इन जीवाश्मों के अध्ययन से करते हैं। तो भूवैज्ञानिक उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य क्या है? चट्टानों की आयु का निर्धारण। चट्टानों की आयु का निर्धारण हम कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कोयले व जल का वितरण, कि कोयले और जल का वितरण किस प्रकार से है। कोयले और जल के वितरण के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? विद्यार्थियों, आप जानते हैं जब कोई जीवाश्म, कोई पादप भूवैज्ञानिक कालों में चट्टानों के नीचे दबता है तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण वो कोयले में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ देखा जाता है कि वास्तव में वहाँ कोयला ज़्यादा उपस्थित है या जल ज़्यादा उपस्थित है। तो कोयले और जल का वितरण भी हम जीवाश्मों के अध्ययन से कर लेते हैं। आप जानते हैं जो अरब कंट्री हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या है, पेट्रोल निकलता है। तो पेट्रोल निकलने का कारण है कि प्राचीन समय में जो भूवैज्ञानिक काल, प्राचीन समय में क्या हुआ था, वहाँ पुराने पुराने जो वृक्ष थे जो टेरिडोफाइट के रूप में पाए जाते थे। आप जानते हैं प्रारंभ में जो पौधे थे वो बीजीय पौधे नहीं थे, उनमें बीज नहीं थे। तो वो कैसे थे? वो टेरिडोफाइट थे। उनकी लंबाई बहुत थी और बहुत ज़्यादा उनमें शाखीय पार्ट रहता था। पहले जो पादप पाए जाते थे उनमें फल नहीं बनते थे। ध्यान रखें, वर्तमान में आप जो देखते हैं कि आपको प्रत्येक पौधा दिखाई देता है कि आपको लगता है कि हर पौधे से फल मिलता है, ऐसा नहीं है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें, प्राचीन समय में जो भूवैज्ञानिक काल थे उनमें पौधे कैसे थे? टेरिडोफाइट थे। तो उनमें बीज नहीं बनते थे, ना ही फल बनते थे। तो वास्तव में देखा जाए तो क्या होता था, पुराने समय में जैसे ही जो मौसमी परिवर्तन आए, जैसे पानी की कमी आई और अत्यधिक शुष्कता हुई और वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, जिससे क्या हुआ, वो प्रकृति में उथल पुथल हुई और जो स्थान बहुत ज़्यादा हरे भरे थे या वन आच्छादित क्षेत्र थे वो रेगिस्तान में बदल गए। जैसे अरब कंट्री, वहाँ पेट्रोल निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि प्राचीन समय में वहाँ घने जंगल थे जो कि भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण या मौसमी परिवर्तनों के कारण क्या हो गए, जीवाश्मों में बदल गए। तो अब उन्हें हम पेट्रोल और कोयले के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जीवाश्म, तो जीवाश्म ईंधन की खोज जैसे पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल डीजल कोयला, तो इनकी भी हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, खोज करते हैं। वो किस आधार पर करते हैं? भूवैज्ञानिक जीवाश्मों के अध्ययन के द्वारा। तो जहाँ जीवाश्म ज़्यादा होंगे वहाँ क्या मिलेंगे आपको? पेट्रोल डीजल मिलेंगे, कोयला मिलेगा। और जहाँ जीवाश्म नहीं होंगे या जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया वहाँ नहीं हुई होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने पुरा वानस्पतिक अध्ययन के उद्देश्य कंप्लीट कर लिए, नामकरण की प्रक्रिया भी कंप्लीट कर ली। अब हम देखेंगे विद्यार्थियों कि जो भूवैज्ञानिक काल हैं, भूवैज्ञानिक काल हैं उनको एक निश्चित रूप से समय सारणीबद्ध किया गया है। विद्यार्थियों, जो भूवैज्ञानिक काल हैं विद्यार्थियों, भूवैज्ञानिक समय सारणी, तो जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है ये वास्तव में जो विभिन्न भूवैज्ञानिक काल हैं उनको समयबद्ध किया गया है। किस तरीके से समयबद्ध किया गया है विद्यार्थियों? अलग अलग भूवैज्ञानिक कालों में अलग अलग प्रकार के पादप पाए जाते थे, अलग अलग प्रकार का वातावरण था और अलग अलग प्रकार के पादप मुख्य पौधे के रूप में पाए जाते थे। तो कौन कौन से पौधे
और जीवाश्म निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, जीवाश्मों का निर्माण कौन कौन से कालों में हुआ और जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया कौन कौन से कालों में नहीं हुई, और जिन कालों में जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया हुई उनमें किस प्रकार के पादप समूह के जीवाश्म पाए गए, जैसे आवृतबीजी के जीवाश्म बने, या फिर टेरिडोफाइट के, या फिर नग्नबीजी जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं उनके जीवाश्म बने। तो हम विद्यार्थियों में ये देखेंगे कि वास्तव में जो जीवाश्म बनते हैं हमें क्या देखना पड़ेगा भूवैज्ञानिक काल में कि वहां का वातावरण क्या था, और वनस्पति किस प्रकार की थी, और जीवाश्म कौन कौन से पादप समूहों के बने, और कौन कौन से पादप समूह वर्तमान तक बने रहे। तो विद्यार्थियों हम ये देखेंगे भूवैज्ञानिक समय सारणी में तो अलग अलग जो भूवैज्ञानिक काल हैं उन्हें समयबद्ध किया गया है, किन आधारों पर, वातावरण क्या था, मुख्य पौधे क्या थे, कौन से पौधों का जीवाश्म निर्माण हुआ और कौन से नए पौधों की उत्पत्ति हुई, और क्या क्या प्रकार के वातावरणीय परिवर्तन हुए। वातावरण देखना है और वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए ये भी देखना है। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं पृथ्वी के इतिहास का। देखो विद्यार्थियों, पृथ्वी के इतिहास को हम बात करें, जो पृथ्वी का इतिहास है वो लगभग 350 मिलियन वर्ष पुराना है। पृथ्वी के इतिहास की बात कर रहे हैं हम। पृथ्वी के इतिहास से मतलब है कि पृथ्वी के वातावरण में क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार के पादपों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार के पादप जीवाश्म में बदल गए, और अलग अलग कालों में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या मौसमी परिवर्तन आए, ये हमें देखना है। तो पृथ्वी का इतिहास 350 मिलियन वर्ष पुराना है। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का वर्गीकरण, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का वर्गीकरण पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का वर्गीकरण 2 इकाइयों में करते हैं हम। 2 इकाई कौन सी हैं? एक तो समय और दूसरा है स्तर। स्ट्रेटा कहते हैं स्तर को, टाइम की आप जानते हैं। तो विद्यार्थियों पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का वर्गीकरण हम 2 इकाइयों के आधार पर करते हैं, समय और स्तर। स्तर पादपों का स्तर, श्रेणी, समूह, वर्ग, उस आधार पर, और समय देखते हैं कि क्या समय रहा। तो पृथ्वी के इतिहास का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है उसके हम 2 आधारों पर बांटते हैं, 2 इकाइयों के आधार, 2 इकाइयां रखते हैं वर्गीकरण के लिए, समय और स्तर। तो विद्यार्थियों समझेंगे आप समय और स्तर क्या है। समय और स्तर, जैसे विद्यार्थियों समय के आधार पर हम 5 वर्गों में बांटते हैं।
आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। तो विद्यार्थियों, ये जो वर्गीकरण है आपको मिला है, ये समय के आधार पर है। तो समय के आधार पर पृथ्वी के इतिहास को बांट दिया गया है 5 वर्गों में, आपको मालूम है। और अगर हम स्तर के आधार पर देखेंगे विद्यार्थियों, तो स्तर के आधार पर देखेंगे, जैसे यहां स्तर के आधार पर देखते हैं तो महाकल्प को बांटा है काल में, और काल को बांटा है उपकाल में। उपकाल को ही हम क्या कहते हैं? युग। युग को एक और नाम से पुकारते हैं एपोज। तो युग को क्या कहते हैं? एपोज। और काल को क्या कहते हैं? एरा। और इसे पीरियड। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं भूवैज्ञानिक समय सारणी, इसमें हमने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को 2 भागों में बांटा है। एक तो 2 भागों में बांटा है, लेकिन 2 आधार हैं। 2 भागों में नहीं, 2 आधार, 2 यूनिट है, 2 इकाइयां हैं। एक तो समय और एक स्तर। तो समय के आधार पर आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। और स्तर के आधार पर महाकाल, काल, उपकाल, जिसे युग कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहां मैं आपको एक बार बता दूं, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक को हम मिलाकर प्री कैम्ब्रियन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन काल। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं विद्यार्थियों। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखें, ये जो स्तर है, स्तर के लिए अलग है। यहाँ ये समय का ही वर्गीकरण है, समय के आधार पर ये वर्ग हैं और ये इनके महाकल्प हैं। इन्हीं देखो बच्चे, विद्यार्थियों ध्यान से सुने, ये समय के आधार पर वर्गीकरण है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये महाकल्प हैं। फिर इन्हें बांट दिया गया है, फिर इन्हें बांट दिया गया है। तो ये समय के आधार पर वर्गीकरण आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन स्तर के आधार पर ये अलग है, जो कि यहां दिखाई देगा आपको स्तर। तो स्तर के आधार पर विद्यार्थियों समूह, श्रेणी और चरण, समूह, श्रेणी, चरण और संस्तर। संस्तर को जोन कहते हैं, चरण को स्टेज कहते हैं और श्रेणी को सीरीज कहते हैं विद्यार्थियों, और समूह को ग्रुप ना कहकर सिस्टम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये महाकल्प हैं 5,
इन महाकल्पों को पुनः कालों में फिर उपकालों में, ये समय के आधार पर वर्गीकरण है। ये सब, लेकिन स्तर के आधार पर आपको दिखाई दे रहा है। समूह जिसे सिस्टम कहते हैं, श्रेणी जिसे सीरीज कहते हैं, चरण जिसे स्टेज कहते हैं, संस्तर जिसे जोन कहते हैं। तो ये इस आधार पर वर्गीकरण है। स्तर मतलब स्टेटा, ध्यान रखनी, स्तर देखना है उसमें। तो ये महाकल्प और ये तो समय को ही बताते हैं, ध्यान रखनी है। तो विद्यार्थियों, ये वर्गीकरण समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि वास्तव में जो महाकल्प है, ये जिन्हें एरा कहते हैं, एक एक एरा को लेकर हम चलेंगे। तो विद्यार्थियों, ये कल करेंगे हम।